स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, एक तो सीएम सुक्खू की ओर से आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं प्रशासनिक सचिवों के साथ, क्योंकि इनकी बैठक थी और कुछ एक भर्तियों के संबंध में इन्होंने फीडबैक ली है, जिसमें वन रक्षकों की भर्ती भी है, शास्त्री भर्ती है, एनटीटी भर्ती है और पुलिस भर्ती पर भी इन्होंने फीडबैक ली है। साथ ही साथ कुछ नए आदेश भी भर्तियों को लेकर जारी किए गए हैं। इन्हीं भर्तियों से संबंधित बिल्कुल अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जिला परिषद कैडर पर भी आएंगे, क्योंकि अभी ये मंत्री से मुलाकात करने के लिए ज़रूर गए थे, लेकिन 6 बजे तक ये मुलाकात देखिए नहीं हो पाई थी। अब किस तरह की फीडबैक सामने आती है, इस पर बिल्कुल हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और अभी तक देखिए, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, तो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी खुद ही वार्ता करने के लिए सचिवालय पहुँच गए हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ संभावनाओं पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति जिला के काजा और ताबो में हल्की बर्फबारी हुई है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश में शीतलहर है। अभी 1 दिसंबर तक मौसम इसी तरह से खराब बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी को लेकर फिर आसार जताए गए हैं और इस बीच पर्यटकों को और स्थानीय लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है कि ऊंचे क्षेत्रों में ना जाएं और ट्रैकिंग को अभी पूरी तरह से अवॉइड करें। पिछले 24 घंटे में ही देखिए अधिकतम तापमान में गिरावट भी आई है। इसके बाद संभावनाएं बढ़ गई हैं कि शिमला और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में भी बर्फ के हल्के फाहे गिर सकते हैं। एम्बुलेंस कॉल सेंटर का ट्रायल शुरू हो गया है। दरअसल ये हम मोबाइल क्लिनिक सेवा की बात कर रहे हैं। ये पशुओं के उपचार के लिए यहाँ मोबाइल क्लिनिक वैन शुरू की गई थी, ताकि घर द्वार ही पशुओं का उपचार हो सके, पशुपालकों को किसी तरह की परेशानियां सामने ना आए। इसके लिए लगभग 44 के करीब विकास खंडों का चयन हुआ था, जहां पर ये सेवा शुरू की गई थी। लेकिन अब यहाँ कॉल सेंटर का ट्रायल भी कर दिया गया है। ये नंबर 1962 रहेगा। इसे डायल करते ही जो ये मोबाइल क्लिनिक सेवा है आपके घर तक पहुँच पाएगी। दरअसल कोशिश ये की जा रही है कि एक एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर और उसके साथ पूरी टीम होगी और अपने सभी उपकरण लेकर ये गौशालाओं तक भी पहुंच पाएंगे, ताकि पशुओं को भी ज़्यादा दूर ना ले जाना पड़े और पशुपालकों को भी किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। लगभग अभी 44 लाख के करीब यहाँ पशुओं की संख्या बताई जा रही है। जब पहले ये मोबाइल वैन तैयार हुई थी तो प्रोटोटाइप के तौर पर इसे तैयार किया गया था और अब पूरी तरह से प्रक्रिया हो चुकी है। अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कॉल सेंटर के ट्रायल के बाद ये सुविधा देना शुरू कर दिया जाए इन विकास खंडों में जहां शुरुआत की गई है। जिला परिषद कैडर पर आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक मर्जर को लेकर इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है और छठे वेतन आयोग का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाया है। 30 अक्टूबर को ये बैठक होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह दिल्ली चले गए थे। उसके बाद से लेकर ये इंतजार करते रहे। जब वार्ता के लिए इन्हें सरकार ने नहीं बुलाया तो जिला परिषद कैडर के कुछ कर्मचारी अधिकारी आज खुद ही मंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि अभी 6 बजे तक तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बाद अब बैठक के लिए क्या तिथि निर्धारित की जाती है ये देखना होगा। बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी बैठक में तय होगा कि इनके मर्जर की मांग पूरी होगी या नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर अधिसूचना की मांग कर रहे हैं कि समय अपना लिया जाए और सीधे तौर पर इन्हें मर्ज कर दिया जाए पंचायती राज विभाग में। 4700 के करीब इनकी संख्या है। दूसरी ओर अभी तक छठे वेतन आयोग का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाया है। इसमें यही क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि लाभ इन्हें बैक डेट से मिलेगा या फिर करंट डेट से मिलेगा। तो इस नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल क्लैरिटी की जाए, ये भी मांग इनकी ओर से रखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि बैठक को लेकर तिथि इन्हें दे दी जाए। अब आज मंत्री क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। इससे पहले देखिए, एक चीज और देखने में आई, मंत्री ने कई दफा आदेश जारी किए अधिकारियों को कि इस बैठक की तैयारी की जाए, लेकिन फिर वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही ये तिथि निर्धारित हो पाई। इसी बात से परेशान होकर आज ये सचिवालय चले गए हैं और किस तरह का रिस्पांस मिलता है बिल्कुल ये जानकारी भी हम आपको देंगे। वहीं देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से भी एक और स्टेटमेंट जारी की गई है। देखिए, जब जब भी वर्तमान सरकार ने लोन लिया है तब तब इनकी ओर से कोई ना कोई टिप्पणी जरूर वर्तमान सरकार पर की गई है। हालांकि हर बार मीडिया में इन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी की जब कर्ज लिया गया। अब इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि लगभग अभी 11 महीनों में ही 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया गया है। हालांकि ये अभी 10 महीनों का आंकड़ा इनकी ओर से बताया गया था और 11वां महीना एक तरह से शुरू होने वाला है।
दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि इसमें पहले शुरुआती दौर में ही जनवरी से मार्च 2023 तक ही 6,700 करोड़ का लोन ले लिया गया था और मार्च से नवंबर 2023 तक इस सरकार ने 4,100 करोड़ का लोन लिया है। तो ऐसे में अगर आने वाले 4 से 5 सालों का में सिलसिला जारी रहा लोन लेने का तो 60,000 करोड़ से ऊपर ये लोन की रकम जाने वाली है। और कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं तो ऋण क्यों लिया जा रहा है, किस वजह से लिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब यहां वर्तमान सरकार को देना चाहिए। तो पलटवार किया गया है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से। उनका ये मानना है कि शायद विपक्ष ने काले चश्मे पहने हुए हैं, इसी वजह से उन्हें विकासात्मक कार्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कर्ज तो पूर्व जयराम सरकार भी लेती थी लेकिन इन्होंने सिर्फ घी पीने का काम किया है। इस तरह की स्टेटमेंट एक तरह से पलटवार मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से किया गया है भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर। हालांकि इसी बीच इन्होंने कुछ एक कार्य भी गिनवाए हैं जिसमें इनका ये मानना था कि राजस्व विभाग में पिछले कई वर्षों से जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वो अब पूरे हो रहे हैं। इंतकाल वाले मामलों को निपटाने में वर्तमान सरकार का अहम रोल है क्योंकि अदालतें बुलाई गई सभी जिलों में और इन मामलों को निपटाने के प्रयास हुए। 41,000 में से 31,000 मामले निपटा लिए गए हैं। 10,000 जो बचे हैं उन्हें 1 और 2 दिसंबर को दोबारा अदालतें बुलाई जाएंगी, वहां निपटाया जाएगा। और भूमि अधिनियम में भी संशोधन किया गया जिसके बाद विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अधिकारियों को भी एक तय लिमिट दे दी गई है कि उन्हें अपना काम पूरा करना है। जो अधिकारी तय सीमा में अपना काम पूरा नहीं करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने का प्रावधान भी अब रखा गया है। इस तरह के फैसले पहले नहीं हुए थे और ना ही ये काम एक तरह से पूरे किए जा रहे थे। सभी मसले पेंडिंग थे राजस्व विभाग के, लेकिन अब इन सभी समस्याओं को निपटाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो इस पर विपक्ष को अपनी नजर डालनी चाहिए, ये हिदायत उनकी ओर से दी गई है। देखिए अब फॉरेक्स ट्रेड घोटाले पर आना चाहेंगे। इसमें कुछ एक आरोपियों की ओर से ये झांसा दिया जा रहा था व्यक्तियों को कि यदि वो लाखों में अपने पैसे जमा करवाएंगे तो डबल इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस लौटाए जाएंगे। मंडी में सबसे ज़्यादा इसमें आम लोग शिकार हुए हैं जिन्होंने लाखों में इन्वेस्टमेंट कर भी दी। लेकिन नई अपडेट इसमें निकलकर सामने ये आई है कि 4 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और मंडी एएसपी की ओर से ये अपडेट दी गई है। जो 3 आरोपी हैं वो मंडी के जोगेंद्र नगर के ही बताए जा रहे हैं, बतौर एजेंट ये काम कर रहे थे और एक ऊना के अम्ब का रहने वाला भी व्यक्ति है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस रिमांड की मांग भी उठाई गई है। हालांकि देखा जा सकता है इससे पहले भी 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और ये सभी बतौर एजेंट काम कर रहे थे। केवल इन्हें लोगों को झांसा देना था, उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में लेना था कि वो लाखों जमा करवाए फिर डबल इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दिए जाएंगे। नकली एफिडेविट भी इनकी ओर से इसमें पेश किए गए हैं। तो अब इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। पहले क्रिप्टो घोटाला हुआ, फिर फॉरेक्स ट्रेड घोटाले को भी यहाँ अंजाम दिया जा रहा था और ये फॉरेक्स ट्रेड घोटाला पिछले 1 साल से इसी तरह से हो रहा था। लेकिन अब जाकर कुछ एक लोगों की ओर से जब पुलिस साइबर सेल में शिकायत की गई तो ये खुलासे हुए हैं। और साइबर इससे पहले अगर हम क्रिप्टो घोटाले की बात करें तो पिछले 3 सालों से क्रिप्टो घोटाले को भी अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी उस घोटाले में भी अब की जा रही है। वन रक्षक भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि वन मित्र भर्ती के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां कब तक होंगी इसे लेकर इंतजार बना हुआ है। आज ही हमने जब अधिकारियों से बात की तो उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि लगभग अभी नए साल के बाद ही ये भर्तियां शुरू हो पाएंगी। दरअसल ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अभी सर्कल कार्यालयों से कुछ एक डिटेल्स मांगी गई है कि हर सर्कल कार्यालय में कितने पद खाली चल रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसी आधार पर भर्ती होगी और अभी तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी कि न्यू ईयर शुरू होने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस भी शुरू हो पाएगा। अगर बात हम वन मित्र भर्ती की करें तो इसमें 2061 के करीब पद भरे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कई तरह की डिमांड्स इसमें भी देखी गई, कुछ एक गतिरोध भी देखे गए, लेकिन अब फाइनली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी इसमें फीडबैक ली गई थी कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये क्योंकि भर्ती डिवीजन आधार पर हो रही है। और दूसरी ओर अगर हम वन रक्षकों की बात करें तो अभी फिलहाल सर्कल कार्यालय से ही इसमें डिटेल मांगी गई है। अब डिटेल के आधार पर ही यहां पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि 100 के करीब पद भरे जाएंगे, ये भी मंजूरी यहां कैबिनेट में दे दी गई है मंत्रिमंडल की ओर से। अगली बात करना चाहेंगे प्रतिभा सिंह की चेतावनी से जुड़ी। ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से कुछ एक पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई है जिसमें उनका कहना है कि ये अपनी अपनी भूमिका निभाने में सक्रिय नहीं है।
स्लीपिंग मोड पर चल रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद जितने भी पदाधिकारी स्लीपिंग मोड पर हैं और काम नहीं कर रहे हैं बूथ स्तर पर जाकर या ब्लॉक या जिला स्तर पर, अब उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। इसलिए अलर्ट रहने के लिए इन्हें कहा गया है। अभी 15 दिसंबर को कांग्रेस का ही एक अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में डिसाइड होगा कि कौन कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो स्लीपिंग मोड पर है, कोई काम पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा और पार्टी से भी हटाया जा सकता है। ये बात भी प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई है। दरअसल कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो लगातार बैठक में भी नहीं आ रहे हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जब कार्यालय में बुलाई जाती हैं तो उसमें भी उनकी एब्सेंस पाई जाती है, तो इन पर भी अब ये कार्यवाही की जाएगी। जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्हें ये सूची तैयार करने के लिए कह दिया गया है कि कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं लोकसभा चुनावों के चलते भी, और पार्टी के लिए भी एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर या पदाधिकारी के तौर पर जो नहीं देखे जा रहे हैं, उन्हें अब बाहर का रास्ता पार्टी से दिखाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक ली है और इसमें कई तरह के निर्देश भी जारी हुए हैं। पहली फीडबैक इन्होंने जल शक्ति विभाग को लेकर ली है कि जो 4500 के करीब पदों पर भर्तियां होंगी, अभी प्रोसेस कहां पहुंचा है और जल्दी ही तय सीमा में ही इन पदों पर भर्तियां हो जानी चाहिए, ये भी अधिकारियों को कह दिया गया है। जो 4500 के करीब पद भरे जाएंगे जल शक्ति विभाग में, इसमें लगभग 2500 पद तो मल्टीटास्क वर्कर्स के भरे जाएंगे, फिर पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स के भी कुछ एक पद भरे जाने हैं। तो प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जल्द आवेदन लिए जाए और बाकी का क्राइटेरिया तय किया जाए, ये बात इनकी ओर से कही गई है। वहीं अगर फॉरेस्ट की भी बात करें तो क्योंकि वन मित्र भर्ती प्रोसेस अभी जारी है और वन रक्षकों का भी जल्दी कुछ किया जाए, ये भी आज निर्देश जारी हुए हैं। और पुलिस भर्ती भी होनी है, ये 1200 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें 30% आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है और प्रोसेस कहां तक पहुंचा है इसमें भी आज फीडबैक ली गई है। और एक ही बात अधिकारियों को कही गई है कि जितना समय दिया गया है उससे ज़्यादा भर्ती के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो दिन रात डट जाएं, चाहे बात आवेदन लेने की हो या बाकी क्राइटेरिया उससे पहले तय करने की हो कि किस तरह के नियम भर्ती नियम रखने हैं। अब जैसे जल शक्ति विभाग की बात करें तो मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर फिर क्राइटेरिया तय होना था नए सिरे से, तो अभी इसी में ही विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जल्दबाजी इसमें दिखाई जाए, इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से भी 4 से 5 भर्तियों को लेकर बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई है। एक तो शास्त्री भर्ती पर इन्होंने बात स्पष्ट की है कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं उन्हीं पर अमल किया जाएगा। अगर बीएड को उसमें पात्र माना गया है तो आने वाले समय में बीएड को भी उसमें पात्रता दी जाएगी। अब आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी एनसीटीई की गाइडलाइंस को दरकिनार नहीं किया जाएगा, नहीं तो एनसीटीई की गाइडलाइंस को ही हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों की ओर से खटखटाया जाता है और कई कई सालों तक फिर ये मामले लटके रहते हैं। हालांकि देखिए, अब एनसीटीई की गाइडलाइंस तो बीएड को पात्र बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर शास्त्रीय अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि बीएड को इनके पदों से बाहर किया जाए। फिलहाल अभी तक इसमें एक तरह से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ पाई है, हालांकि सुनवाई ही चल रही है, लेकिन मंत्री ने अपनी ओर से ये स्पष्ट वर्जन रखा है कि ये एनसीटीई की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे, चाहे बात शास्त्री भर्ती की हो या फिर एनटीटी भर्ती की हो। एनटीटी भर्ती में भी सेम यही चीज़ है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा उसमें मान्य किया गया है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। तो आखिरकार ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? 15,000 के करीब इनकी संख्या है, या फिर 1 साल का अतिरिक्त कोर्स इनसे करवा दिया जाए, ये भी महिलाएं मानने के लिए अब तैयार हो गई हैं। लेकिन एनसीटीई में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा मान्य है तो 2 वर्ष वाले डिप्लोमा वाली महिलाओं को ही फिलहाल इस भर्ती में भी मौका दिया जाएगा और कैबिनेट में ये मामला जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है। बैच वाइज भर्तियाँ रूटीन में हो रही हैं और तय समय के अंदर अंदर हो जाएंगी, ये भी आज शिक्षा मंत्री की ओर से कह दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगभग, क्योंकि ये 2252 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं, इसके लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पहले भी जो बैच वाइज आधार पर भर्तियां होनी थी उनके लिए प्रोसेस जारी है और साथ ही साथ 585 पीजीटी की भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू कर दी गई है, ये जानकारी आज इन्होंने दी है। और प्रमोशन के मामले भी शिक्षा विभाग में रूटीन में चल रहे हैं। प्रमोशन और बैच वाइज भर्तियों में अब कोई भी देरी ना की जाए, यही आदेश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जहां दूसरी भर्तियां होनी हैं उसमें थोड़ा सा समय यहाँ पर ज़रूर लग रहा है, कमीशन आधार पर जो भर्तियां होनी हैं और कई तरह के पेश भी बीच में फंस रहे हैं। लेकिन बैच वाइज आधार पर जो भर्तियाँ होनी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी इन्हें कर दिया जाए और प्रमोशन के माध्यम से भी जो रिक्त पद भरे जाने हैं उसमें भी कोई देरी ना की जाए, ये शिक्षा
मुख्यमंत्री की ओर से कोशिश हो रही है और अधिकारियों को भी यही आदेश जारी किए जा रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर भर्ती पर भी देखिए, जब आज हमने इनसे सवाल किया था तो इन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा है कि पहले ये जो नीति बनाई गई है कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से यही आदेश जारी हुए थे कि इसके लिए पहले नीति बनाई जाए और फिर उसे कैबिनेट में पेश किया जाए, फिर मंजूरी मिलेगी। 1 साल के लिए ही ये शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। इससे जो रिक्त पद चल रहे हैं स्कूलों में, वो समस्या भी खत्म हो पाएगी, ये शिक्षा मंत्री की ओर से माना जा रहा है। और गेस्ट लेक्चरर भर्ती केवल 1 साल के लिए होगी। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं की जा रही है कि फिर 1 साल के बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा या कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन भर्ती ही 1 साल के लिए होगी, केवल इतना कहा जा रहा है। इसीलिए पॉलिसी का ड्राफ्ट भी कुछ उसी तरह से बनाया गया है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, मंजूरी मिलती है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की ओर से ही सुझाव दिया गया था। एनटीटी पर हम बात कह ही चुके हैं कि एनसीटी की जो अधिसूचना है उसी हिसाब से ये भर्ती भी होगी। और अभी 15,000 के करीब महिलाओं का क्या कुछ होता है, इस पर कोई भी स्पष्टीकरण ना मंत्री की ओर से दिया जा रहा है, ना ही मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। और हर बार एनटीटी के लिए जो बजट केंद्र सरकार से आता है वो भी लैप्स हो जाता है। हालांकि अब कैबिनेट में इसे लेकर क्या डिसीजन होता है, ये जो 1 दिसंबर वाली कैबिनेट बैठक है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है इसी वजह से। टीचर ट्रांसफ़र पर भी शिक्षा मंत्री ने ये साफ किया है कि वो टीचर्स की ट्रांसफ़र करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और अब कोशिश ये शिक्षकों को भी करनी चाहिए कि वो अपने कम से कम ट्रांसफ़र को लेकर आवेदन भेजें। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले अब टीचर्स की ट्रांसफ़र नहीं होगी, इस पर भी शिक्षा मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। और एक चीज़ उन्होंने और कही है कि अगर कोशिश ये की जाएगी कि केवल एकेडमिक सेशन के हिसाब से ही अब टीचर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाए। इसके अलावा जो बाकी आवेदन आते हैं या फिर हमें यहाँ सैकड़ों की भीड़ भी शिक्षा मंत्री के कार्यालय के बाहर देखने के लिए मिलती है, अब उसे अवॉइड करने की कोशिश होगी। और लोकसभा चुनावों तक बाकी की ट्रांसफर्स नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ये पॉइंट लेकर भी अब यहाँ वर्तमान सरकार चल रही है। सीएम सुक्खू के आज के जो बड़े फैसले रहे हैं, अब उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। ये 3 से 4 इन्होंने बड़े डिसीजन लिए हैं, क्योंकि प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक थी और फीडबैक भी ली, कुछ नए आदेश भी जारी किए। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी और इसके अलावा अलग से 20 करोड़ और पीडब्ल्यूडी को दिए जाएंगे। दरअसल अभी आपदा के समय जो कुछ एक सड़कें प्रभावित हुई थी, उनकी मरम्मत और रखरखाव को लेकर ये 20 करोड़ की राशि पीडब्ल्यूडी को दी जानी है। राजस्व विभाग से लोगों की सुविधा के दृष्टिगत भी यहाँ एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 और 2 दिसंबर को राजस्व लोक अदालतें बुलाई जाएंगी। इसमें जितने भी इंतकाल, निशानदेही या तकसीम से जुड़े मामले हैं उन्हें निपटाने की कोशिश होगी और पारदर्शिता इन मामलों में लाई जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसे मामलों से संबंधित व्यक्तियों का नाम, पता और इसके अलावा संपर्क नंबर भी मांगा गया है। हालांकि अधिकारियों को निर्देश ये जारी हुए हैं कि जल्द से जल्द ये तकसीम और इंतकाल से जुड़े मामले निपटाने हैं। निशानदेही से जुड़े भी बहुत सारे मामले हैं, लगभग 26,000 के करीब इनकी संख्या है और इन्हें निपटाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का मानना है कि दादा के समय से लेकर पोते तक के सेवा काल या कार्यकाल तक भी ये मामले नहीं निपट पाए, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। अगर यहाँ इन सभी मामलों को निपटा दिया जाता है तो ये सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसीलिए हर जिले में इस तरह की अदालतें बुलाई जा रही हैं, वहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता भी लाई जाएगी और मौके पर ही इन मामलों को निपटाने की कोशिश होने वाली है। इसके लिए विशेष तौर से मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। देखिए, अभी एक नई योजना वर्तमान सरकार की ओर से लाई गई है, ये स्टार्टअप योजना है और ये 680 करोड़ की योजना है। इसी से संबंधित आज नए आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं अधिकारियों को, वो ये कि जल्द से जल्द अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। ई चार्जिंग को लेकर जो स्टेशंस बनाए जाने हैं, इसका सेटअप जल्दी तैयार होना चाहिए क्योंकि लगभग अभी देखिए 8 से 9 दिनों में ही 90 आवेदन यंगस्टर्स के सामने आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने में पूरी रुचि अपनी दिखा रहे हैं। ये मौका क्योंकि वर्तमान सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि 50% सब्सिडी भी वो इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने में देंगे और लोन भी उनकी ओर से दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी महकमों के साथ इन टैक्सीज को अटैच किया जाएगा, तो पूरे जीवन भर भी वो इससे कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हालांकि कुछ एक शर्तें ज़रूर यहाँ पर रखी गई हैं कि इसमें 23 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए यंगस्टर्स की
और जो बेरोज़गार हैं उन्हें ही ये मौका मिलेगा और एक परिवार के एक व्यक्ति को ही ये मौका दिया जाएगा और ख़ुद उन्हें ये गाड़ी चलानी होगी, इसलिए उन्हें अनुभव होना भी ज़रूरी है गाड़ी चलाने का। ये शर्तें रखी गई हैं। उसके बाद आवेदन मांगे गए थे। परिवहन विभाग के पोर्टल पर 90 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर दिए जाए। हालांकि 17 के करीब अभी तक ये स्टेशन स्थापित हो चुके हैं पेट्रोल पंपों पर, लेकिन कुल संख्या इसकी 107 रखी गई है। तो बाकी जगहों पर भी तेज़ गति लाई जाए, ये अधिकारियों को इन्होंने निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।